तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, क्योंकि उसमें थोड़ा-सा पज़ल्ड हो जा रही थी, कन्फ्यूज़ हो जा रही थी कि क्या है ये भाई ये बंदा मतलब इतना ईज़िली चीज़ों को हैंडल कर रहा है, कौन-सी सिचुएशन में काम रहना है, कौन-सी सिचुएशन में क्या करना है, इसको सब पता है। मैं रहती इसकी जगह तो नहीं कर पाती। तो इसके मन में एक द्वंद चल रहा था अब तो। हालाँकि ज़ोकिंग जभी भी कुछ भी माँगता कि रिपोर्ट चाहिए मुझे आधे घंटे में, तुरंत हाँ, ओके, तुरंत और करके भी ला देती थी, अब आके। जैसा कि ज़ोकिंग ने ऐसा माँगा था मतलब इनजस्टिस प्रीफेक्चर और एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर में जो 2 फॉरबिडन ज़ोन थे वहाँ पर क्या सीन चल रहा है और क्यों आधे घंटे में वो भी इन्फॉर्मेशन पूरा इकट्ठा करके ला लेती है, कंपाइल वगैरह करके। और ज़ू को समझ में आ रहा था देखो ज़ू के दिमाग में क्या चल रहा था अगर दोनों फॉरबिडन ग्राउंड्स का जो प्रॉब्लम है अगर वो खत्म हो जाए, तो वहाँ की जो सीन है ना मतलब उन प्रीफेक्चर्स की यहाँ पर आ सकती है सीसीलिंग काउंटी में। तो फिर यहाँ के जो बैटल्स चल रहे हैं जो कि बहुत मेजर प्रॉब्लम है, यहाँ पर मदद हो सकता है। क्योंकि देखो सीसीलिंग काउंटी के पास में टोटल 13 प्रीफेक्चर्स थे और ये भी समझ में आता है कि जो फॉरबिडन बाय द गारमेंट वाला ही है वहाँ पर चीज़ें अंडर कंट्रोल है। लेकिन उसे भी कंट्रोल करने में पूरे प्रीफेक्चर का पावर लगाना पड़ा था। वहाँ का जो लोकल्स वर्सेस कोर्ट था, उस बैटल को लीड कर रहा था और उनको भी पूरी तरह से उस जगह को सप्रेस करने में शायद 1 महीना लग जाए और तो क्यों लग रहा था उतना समय तो है नहीं अपने पास। तब तक तो सीलिंग काउंटी में जो प्रॉब्लम चल रहा है वो और बड़ा हो चुका रहेगा, अगर सपोर्ट नहीं पहुँचा तो। और सेम हाल एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर का भी था, जहाँ का ज़ोकिंग था बेसिकली। उन्होंने पूरे 90 जो नॉन ह्यूमन प्रजातियाँ थी, उन्हें लेकर के जो फॉरबिडन सी वगैरह के एरिया के लोग थे, वो लोग लेकर के फॉरबिडन बाय द ज़ॉम्बी एरिया में गए थे और वहाँ भी चीज़ें अभी फ़िलहाल तो अंडर कंट्रोल थी। लेकिन वो लोग वहाँ से छोड़ के निकल नहीं सकते थे क्योंकि एरिया अभी तक सील नहीं हुआ था और इन्फॉर्मेशन पूरा पड़ रहा था तो एक जगह ज़ू का ध्यान जाता है। वहाँ के जो सोर्सेज़ कोर्ट ने जो रिपोर्ट भेजा था उसके हिसाब से कि ज़्यादातर जो वहाँ पर प्रजातियाँ हैं वो इंसानों के अलावा भी भाग ले रही हैं बैटल में, लेकिन कुछ हैं जो भाग नहीं ले रहे हैं और वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो 3 स्पिरिट्स डाओ सप्रेसिंग माउंटेन वाले हैं ना और घोस्ट एम्परर माउंटेन वाले उनको। मतलब देखो कि हम वॉर में सपोर्ट नहीं करने वाले अपने एरिया को छोड़ के एटलीस्ट। उसके बारे में ज़ू थोड़ी देर विचार करता है और बैकपैक करना शुरू करता है कि आंखों में एक दृढ़ निश्चय था, बिना संकोच किए वो आगे निकलने लगता है। किंकी और निंगयान ने कभी ज़ोकिंग को ऐसे एक्ट करते हुए नहीं देखा था, उन्हें समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, खास करके इवन जब ज़ोकिंग नाइट शेड वाले गॉड चाइल्ड वाले मैटर में इन्वॉल्व था तब भी। और जाते जाते बोलने लगता है कि किंकी निंगयान अब पूरे सेक्रेटरीट डिवीजन की जिम्मेदारी तुम दोनों पे है। सप्लाई सप्लीमेंट का क्या सीन चल रहा है पूरा ध्यान रखो, रिपोर्ट्स का क्या सीन है, चीज़ों का ध्यान तुम्हें रखना है किंकी। और अगर कुछ भी रहा तो मेरे कमांड वर्ड पे मैसेज भेज देना। क्योंकि एकदम छाती फुलाते हुए कि हाँ ठीक है। निंगयान को मालूम था कि उसे बस साथ देना है, वो तुरंत ही अस्तर कह देता है और पूछता है कि यार एल्डर ब्रदर्स वो आप कहाँ जा रहे हो। अब जो सत्य तो बताना नहीं चाहता था अपने प्लान का, बोल देता है कि मैं जा रहा हूँ फॉरबिडन बाय द गारमेंट वाले एरिया में एक ट्रिप ले रहा हूँ। अब थोड़े समय में किनकिन बाहर में मिल जाती है, वो तो मानो वेट ही कर रही थी और वो बैठता है और निकल जाता है। और किनकिन भाई बहुत फास्ट मूव करती थी, मानो आप टेलीपोर्ट कर रहे हो वैसा लगता था। अगर छोटे एरिया में हो एटलीस्ट तो कम से कम मतलब एक शहर से बस छोटे मोटे दूसरे शहर जाना है तो किनकी तो लार टपका रहा है, उसे लग रहा था किसी और प्रजाति का खात्मा करना है, मतलब मजा आएगा खाने में। अब जो एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल के पास पहुंचे क्योंकि वो बेस्ट है एक शहर के, क्योंकि तुरंत मतलब छोटा हो जाता है और 2-3 टेलीपोर्टेशन से इस्तेमाल करने के बाद ये लोग नॉर्थर्न टुंड्रा वाले एरिया में पहुंच चुके थे जो कि एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर के काफी नजदीक है। इस ट्रिप में लगभग 3 दिन लग चुके थे। दोपहर का समय था, सूर्य भी उतने ब्राइट नहीं थे, उतने चमकदार नहीं थे। फिलहाल टुंड्रा वाले एरिया में काफी ठंड पड़ती थी और दूर में अपने मतलब ज़ोकिंग को सुप्रीम पिकनिक जो निदर फ्लाइट पिलर था वो दिखाई दे रहा था। वहां पर बस थोड़े बहुत ही टेंट थे क्योंकि देखो अभी तो एग्जाम चल नहीं रहा है तो ऑब्वियसली बस स्वर्ड सेजेस वगैरह ही होंगे। अब ज़ू को शायद कहीं आगे जाना था लेकिन उसको कुछ कंफर्मेशन करने थे निदर फ्लाइट पिलर के पास जा करके और अपने अंदर का जो घोस्ट एम्परर पैलेस है उसे भी एक्टिवेट कर देता है, जिसके अंदर में बेसिकली बैठे घोस्ट एम्परर अपनी आंखें खोलते हैं। और जैसे ऐसा होता है ना जो नीदर फ्लाइट पिलर था वहां पर वो भी ट्रम्बल करता है। बहुत सारे रोप कल्टीवेटर्स जो कि नीचे बैठ के शायद कल्टीवेट वगैरह कर रहे होंगे उनका ध्यान जाता है। इवन जो स्वर्सेस कोर्ट था ना एकदम ऊंचाई ऊपर, उन लोगों का भी ध्यान आता है कि वो कौन है। अब वो देखो छिपना तो चाहता नहीं था क्योंकि अपने लोकेशन में था एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर में, तुरंत अपने टोकन से जवाब देता है ज़ोकिंग और स्वॉर्ड सेजेस के सामने मतलब सीधा ऊंचाई ऊपर पहुंच जाता है। और यहाँ के लेकिन देखो स्वॉर्ड सेजेस से पहचानते भी थे, बस नाम से नहीं भाई चेहरे से, क्योंकि ज़ू ने एग्जाम यहीं क्लियर किया था 30,000 मीटर की लाइट। तो तुरंत बाहर आते हैं मिलने ज़ोकिंग से और वो लोग पूछते हैं कि मतलब क्या आपको सुप्रीम पिलर को एक्टिवेट करना है क्या, मतलब हम हेल्प कर सकते हैं क्या। लेकिन जो जानता था यार देखो अगर सुप्रीम पिलर का मेन काम क्या है यहाँ पर, जो नीचे में गैस सहलो है जहाँ पर शायद वो गॉड्स आई है जो भी है पता नहीं, उसको सप्रेस किया जा रहा है तो मतलब नहीं था, उसे कुछ चीज़ें टेस्ट करनी थी।
वो बोलता है नहीं मुझे स्पिरिट ऑटोमेशन करना है। मतलब जो पिलर के अंदर स्पिरिट है ना, बेसिकली ये वेपन है ना घोस्ट टेम्पलर का, जो बड़ा सा पिलर है वो बेसिकली शायद तलवार है जो भी है, उसके अंदर एक स्पिरिट है। तो जो उससे बात करना चाहता था शायद, या जो भी, पिलर वाइब्रेट करते रहता है, उसके बाद एक हल्की सी आवाज आती है पिलर के अंदर से, तो वो आंखें दिखती है जो की तरफ एक संदेह से देख रहे हैं। वर्ड सेजेस भी हैरान थे, उनको मालूम था कि इसके अंदर एक स्पिरिट है, लेकिन शायद वो गहरे निद्रा में है, कभी बाहर ही नहीं आया। ग्रैंड एल्डर से कम्युनिकेट कर पाते थे। अब जो उसे देखते हैं घोस्ट टेम्पलर माउंटेन को एक्टिवेट करता है अपने पैलेस को, और उसके अंदर में जो घोस्ट टेम्पलर माउंटेन बैठे थे उनकी आंखों में चमक पड़ने लगता है, और वो उतना नहीं मानता है। जो डिमोनाइजेशन टालिस्मन इसने सीखे थे ना, उन्हें एक्टिवेट करता है और घोस्ट टेम्पलर माउंटेन बाहर प्रकट हो जाता है। बाहर में प्रीफेक्चर्स में लोग शायद ना जानते हो घोस्ट टेम्पलर माउंटेन के बारे में, लेकिन ये जगह तो यहीं पर है ना, घोस्ट टेम्पलर माउंटेन, मतलब अपने एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर में, तो यहाँ के लोग तो ऑब्वियसली उसे पहचान लेते हैं। और वो काफी एक्साइटेड हो जाता है इस दौरान, जो सुप्रीम निदर फ्लाइट पिलर था, और सब पूछता है क्या तुम मुझे पहचान रहे हो स्पिरिट ऑटोमेशन। स्पिरिट ऑटोमेशन थोड़ी देर तक शांत रहता है, उसके बाद अपना डिवाइन विल का मैसेज भेजता है। आंसर नहीं देता, जवाब नहीं देता, 4 शब्द बोलता है, द एम्परर हैज अवेकन्ड। ज़ो ये सब उम्मीद नहीं थी उसके थ्योरी के हिसाब से कि स्पिरिट ऑटोमेशन इसको मान लेगा, अपना राजा या जो भी, लेकिन फिर भी ये काम का चीज था। ज़ो बोलता है कि क्या तुम तीनों स्पिरिचुअल सोल्स को और सातों फिजिकल सोल्स को मैसेज भेज सकते हो कि मैं वापस आ चुका हूँ। मतलब ज़ो को ही वो एम्परर समझ रहा था, या जो भी बोल लो। तो ज़ोकिंग के प्लान का ये पहला कदम था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था। एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह के नेगोशिएट वगैरह करके इनको यूज किया जाए वॉर में जो चल रहा है यहाँ पर, जो फॉरबिडन बाय द ज़ॉम्बी क्षेत्र में चल रहा है, उसको जल्दी से निपटाया जाए। ज़ू के दिमाग में ये था कैलकुलेशन। तो जो अपना पिलर था ना, ऑब्वियसली पिलर का स्पिरिट ऑटोमेशन, वो एक स्पेशल मैसेज भेज देता है। उसके पास अपना तरीका था, तीनों स्पिरिचुअल सोल्स और सातों फिजिकल सोल्स को, और जो उसके बाद निकल जाता है। साउथ की तरफ ये बढ़ रहा था, दक्षिण दिशा में। ऑब्वियसली आप दक्षिण में जाओगे तो भाई धूप वगैरह मिलने लगता है, हरियाली मिलने लगती है। किनकिन भी इस दौरान काऊ वाली आवाज मारती है, क्योंकि पहले तो वो भी यहाँ पर कभी आया ही था, उसका भाई रहता है। किनकिन के दिमाग में था कि कुछ को तो निपटाना है, तो बोलता आप टेंशन मत लो सीनियर, मैं ढूंढता हूँ। आप कहीं भी तो ऐसा मुंह नहीं मार सकते हो ना, मतलब खाने के लिए हम देखते हैं कुछ अच्छा अवसर मिलने को। और फिलहाल जू के बोलने पर जो 3 स्पिरिट डाउ सप्रेसिंग माउंटेन था, जहाँ पर कप्तान और जूकिंग ने एकदम धमाल मचाया था, ये उस तरफ बढ़ चुके थे। अब तो जू को समझ में आ रहा था एरिया कैसे है। पहले को लगता था घोस्ट एम्परर मर चुके हैं, लेकिन ऐसा सीन नहीं था भाई। उन्हीं के 3 स्पिरिचुअल सोल और 7 फिजिकल सोल्स थे, तो वो एक तरह से जिंदा भी थे। मतलब उन्हें मारना एक तरह से असंभव था। घोस्ट एम्परर भी शायद मरे नहीं थे, लेकिन वो लोग क्या है ना कि अलग अलग हो चुके थे, तो मर्ज नहीं होना चाहते थे घोस्ट एम्परर में। तो वो जाग जाएंगे घोस्ट एम्परर पूरी तरह से, क्योंकि भाई वो एक एंशिएंट स्मोल्डरिंग गॉड लेवल पे थे। इसीलिए घोस्ट एम्परर वाला जो क्षेत्र है ना, फॉरबिडन ग्राउंड क्षेत्रों में से एक आता है। तो इसलिए इंसान भी नहीं चाहता था ना कि वो जागे, नहीं तो भाई वो भी तबाही तो मचा ही सकते हैं ना, पूरा एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर खत्म कर देंगे अपने हिसाब से, क्योंकि शायद वो एक अलग प्रजाति के थे या जो भी। और ये देखा था कि इंसान कितना, मतलब उनका पावर लेवल कम हो चुका है। और वैसे तो सुकिंग के अंदर में इन तीनों जो स्पिरिट से खास करके उनका एक अच्छा इंप्रेशन तो नहीं था, क्योंकि वो लोग क्या करते थे उस पहाड़ी क्षेत्र में सबको मालूम है। आसपास के गाँव के सोल वगैरह को डिपोर मार जाते थे। अब जो वहाँ पहुंच चुका था, 3 माउंटेन में से एक माउंटेन थोड़ा तबाह हो चुका था, ऑब्वियसली ये जुकिंग वगैरह की वजह से हुआ था। और उस स्पिरिट को उठा के भी तो ले गए थे ये लोग, जो स्वॉर्ड सीजर्स वाले। बाकी 2 तो पहाड़ अभी भी पहले जैसे थे। तो एक तो था जो था क्षेत्र, वहाँ पर हड्डियों का एक थ्रोन बना हुआ था, और दूसरा जो माउंटेन था उस पर ब्लैक मिस्ट की ऑरा दिख रही थी। तो यहाँ पर था ऑगस्ट स्पिरिट स्पोर लाइट, दूसरा वाला जो सबसे पावरफुल है शायद, ऑगस्ट स्पिरिट सन स्लॉटर। अब जैसे ही किंकिन यहाँ बढ़ता है ना, तो ऑगस्ट स्पिरिट सन स्लॉटर बोलता है रुक जाओ। किंग का आवाज आता है काऊ। वैसे किन भाई अलग ही फेरोसियस प्रजाति का बंदा था, पहाड़ी के चक्कर मारने लगता है कॉल। और नीचे से कुछ कल्टीवेटर्स को, क्योंकि ये लोग तो इकट्ठा करते थे, वो अपने पंजों में दबा के फिर निकल जाता है, टकार मार जाता है। उसे मालूम था कि जुकिंग यहाँ पर क्या करने आया है, तो ऑब्वियसली ज्यादा कांड नहीं करता है। इस दौरान सन स्लॉटर ना इस पक्षी को इग्नोर करता है, और उसका ध्यान जुकिंग पर फोकस हो जाता है कि मैं तुम्हें याद आ चुका हूँ कीड़े, हमारी इतनी हिम्मत कि तुम वापस आए। अब क्योंकि देखो किंकिन की ऑरा जुकिंग को प्रोटेक्ट कर रही थी, तो सन स्लॉटर कुछ भी करे वो कुछ दबा नहीं सकता था, अपनी ऑरा से सप्रेस नहीं कर सकता था जुकिंग। जो बोलता है अगर मैं एक कीड़ा हूं तो तुम क्या हो। तो शब्दों को वेस्ट नहीं करना चाहता था, वो तुरंत अपने घोस्ट एम्परर पैलेस को एक्टिवेट कर देता है, और तुरंत डेमोनाइजेशन टालिस्मैन को भी एक्टिवेट कर देता है। तो घोस्ट एम्परर माउंटेन बाहर प्रकट हो जाता है। पूरा यहाँ का जो 3 स्पिरिट्स डाउ सप्रेसिंग माउंटेन था ना, वो हिल जाता है। हालांकि सन स्लॉटर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसका एक्सप्रेशन जो था, चेहरे के हाव भाव
पहले जैसे ही थे। समझ रहा हूँ बच्चे तुमने क्या किया है, एनलाइटनमेंट हासिल कर लिया है, वही और आपने कॉन्शियसनेस में बना ली है और उसको हेवनली पैलेस में डाल दिया है, ठीक है भाई। और डिमोनाइजेशन टालिस्मैन के थ्रू तुम उसे बाहर प्रकट कर सकते हो और कुछ। ये तुम नहीं कह सकते कि तुम घोस्ट एम्पर के रीइंकार्नेशन हो, पुनर्जन्म हो, या तुम घोस्ट एम्पर की लेगेसी को हासिल कर चुके हो। सन स्लॉटर चीख के मारता है मतलब जोकिंग की तरफ। मुझे मालूम है स्पिरिट ऑटोमेशन हमारे लेवल पे नहीं है, तो उसे लगा होगा कि भाई तुम जाग चुके हो, तुम ही घोस्ट एम्पर हो, और ये जो युद्ध है ना तुम क्या करने हो मुझे वो भी पता है। वो ह्यूमंस और होली टाइट्स के बीच का है, मैं भाई बीच में नहीं पड़ रहा। तुम लोगों ने नीदर स्पिरिट को पकड़ के ले गए, उसे फोर्स किए वॉर में, वो बहुत है। सन स्लॉटर अपनी आंखें बंद कर लेता है, जो इस दौरान शांत रहता है। इसका मालूम था ये डील इतना आसान तो नहीं होने वाला, क्योंकि सन स्लॉटर का कल्टीवेशन ऑब्वियसली भाई आई गेस वॉइड रिटर्निंग में है ये भी। जो बोलता अच्छा ये बताओ मुझे क्या होगा अगर मैं घोस्ट टेम्परर पैलेस को अपग्रेड कर दूं नासेंट सोल में, और घोस्ट टेम्परर प्रोजेक्शन को डाउ सोल में कर दूं। उसका अगला स्टेप ले लूं मैं और मैं स्पिरिट ट्रॉप लेवल पे पहुंच जाऊं। उसके बाद मैं उसे अपना एक सीक्रेट ट्रोप्स बना लूं, हेवनली डाउ के साथ कंबाइन कर दूं और फिर उसे सम्मन करो। तुम फिर भी कहोगे कि ये सेम चीज है, तुम अभी भी मुझे फिर नीचा दिखाओगे। सन स्लॉटर की आंखें अभी भी बंद थी, वो एकदम कूल होकर रिप्लाई करता है, तुम अगर चाहते हो घोस्ट टेम्परर की ऑरा को सीक्रेट ट्रॉफ की तरह। बहुत कठिन है बच्चे, माइनर वर्ल्ड हेवनली डाउ को मर्ज करना, और हेवनली डाउ बहुत एरोगेंट होते हैं। चलो मान लो तुमने एसिमिलेट कर लिया एक को, तो मजबूर तो नहीं कर पाओगे कुछ करने के लिए, तुम फ्यूज तो नहीं कर पाओगे उसे घोस्ट टेम्परर से। तो बोलता अगर वो मेरा पर्सनल लाइफ एसेंस हो, अगर जो हेवनली डाउ हो, तो वो तुरंत अपने हाथ को लहराता है, ब्लू ग्रीन ड्रैगन प्रकट होता है, जिसके अंदर ऑब्वियसली जिसके अंदर क्या है, जो कि खुद एक हेवनली डाउ है। उसका कनेक्शन है ज़ू के साथ, मतलब क्योंकि वो ज़ू के लाइफ फोर्स से बना है। सन स्लॉटर आंखें खोलता है, पहली बार वो रिएक्ट करता है कि हैं। इवन दूसरा माउंटेन जहाँ पर वो हेवनली स्पिरिचुअल सोल था, वो भी रिएक्ट करता है। एक सांस लेने की आवाज आती है और जो कहता है अगर एक दिन मेरा कल्टीवेशन वॉइड रिटर्निंग लेवल पे पहुंच जाए और मैं वॉइड रिटर्निंग स्ट्रेंथ से पूरे इंटायर वर्ल्ड को मैनिफेस्ट कर पाऊँ, मतलब बना पाऊँ, और मैं वहां पर घोस्ट टेम्परर माउंटेन को रख दूँ और उस पूरे वर्ल्ड को घोस्ट वर्ल्ड बना दूँ और उसको कनेक्ट कर दो अपने सीक्रेट ट्रोफ से, घोस्ट टेम्परर प्रोजेक्शन से, जो कि मेरे हेवनली डाउ के साथ फ्यूज हो चुके रहेंगे, तो फिर क्या कहते हो? तो फिर भी तुम कहोगे कि अगर मैं कहूँ उस समय कि मेरे पास लेगेसी है कुछ टेम्पर की, तो तब भी तुम कहोगे कि ये असंभव है। स्लॉटर बोलता है कि वो करने में बहुत लंबा समय लगेगा, कर पाओगे उसकी चांसेस पता नहीं। जो कहता लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि शायद तुम कर नहीं पाओगे, तुम लोगों का बैलेंस खराब हो जाएगा। हालांकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि इससे तुम आगे स्ट्रांग बन पाओगे। क्योंकि अगर मैं उस लेवल पे पहुंच पाया तो तुम लोगों का अभी भी देखो एक घोस्ट टेम्परर माउंटेन के साथ कनेक्शन है, राइट? तो तुम एक लेवल के बाद शायद नहीं जा सकते, क्योंकि एट द एंड तुम उसी के पार्ट हो। तो मैं वो कनेक्शन काट सकता हूँ, मेरे पास तुम्हारा अनटाइम पावर रहेगा, तुम कभी मरोगे नहीं और तुम एक इंडिपेंडेंट बन जाओगे हमेशा के लिए, सही सेंस में, मतलब तुम फ्री हो जाओगे तुम लोग। इवन तुम्हें ज्यादा कुछ करना भी नहीं। इवन स्पिरिट ऑटोमेशन ये बात को समझता है, जो इस समय एकदम सीरियस था, क्योंकि जो को समझ में आ रहा था कि घोस्ट टेम्परर के जो 3 सोल्स और वो 7 फिजिकल सोल्स है, वो चाहते क्या है, वो उन्हें चाहिए स्वतंत्रता, और अपना पावर जो है उनके पास वो न जाए, मतलब न मरने वाला। सन स्लॉटर इस दौरान थोड़े समय तक शांत रहता है। ये बंदा कह तो सही रहा है, फिजिबल भी है, अगर प्लान काम कर गया तो। नहीं काम किया तो जैसे ये लोग हैं वैसे ही रहेंगे। अब ये देखता है हेवनली सोल की तरफ, जो कि काले धुंध में था, और उधर से आवाज आती है अगर हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा उससे क्या मतलब है। वो बात करना शुरू कर देता है ना दूसरा वाला भी, तो जो बोलता है चलो यार कुछ तो है। जो बोलता है देखिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग जाकर के होली टाइड से बैटल करो, मेरी मदद कर दो फॉरबिडन बाय द ज़ॉम्बी वाले क्षेत्र में, दैट्स इट। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने स्वतंत्रता का वेट कर सकते हो उसके बाद। बस वो कोई धमकी नहीं दे रहा था, वो प्रैक्टिकल बन रहा था भाई। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि आप मेरे साथ चलो होली टाइड वाले बैटल में जो सी सीलिंग काउंटी वगैरह में हो रहा है। देखो जो एक स्टोरी बेच रहा था, लेकिन स्टोरी अच्छे से उसने कवर किया था। प्राइस जो मांग रहा था वो भी ज्यादा खतरनाक नहीं था। तो फिलहाल एक तरह से सन्नाटा छा जाता है ये 3 स्पिरिट्स डाउ सप्रेसिंग माउंटेन पर थोड़े समय के लिए। तो जो इन्हें पुश भी नहीं करता है कि भाई जवाब दो जल्दी से, ऐसा कुछ भी। वो प्रतीक्षा करता है कि जवाब तो देंगे ही, जो भी है भाई, हाँ या ना। तो फिलहाल ना तो हेवनली स्पिरिचुअल सोल, ना तो ये अर्थली स्पिरिचुअल सोल कोई रेस्पॉन्ड कर रहा था। और जो बोलता होगा स्पिरिट्स समय ले लीजिए, आपको जितना लेना है विचार करने का। मैं इट्स कोलिशन के बाहर में वेट कर रहा हूँ शाम के समय में, और किन किन से बात करता डिवाइन विल के थ्रू, किन किन टकार मारती जितनों को भी खा चुकी थी, और बहुत तेजी से एकदम बिजली की गति से कौंधते हुए आसमान में बादलों में मानो गुम हो जाती है और बढ़ जाती है घोस्ट टेम्परर माउंटेन की तरफ। 2 घंटे बाद ही वो जो बड़ा माउंटेन था वो दिखने लगता है सोखे को। वहाँ पर घोस्ट टेम्परर बेसिकली बैठे हुए थे क्रॉस लेग्ड। पहाड़ जो था वहां पर पौधे वौधे तो उग चुके थे ऑब्वियसली, जो कि मानो फॉरबिडन सी, मतलब प्रतिबंधित समुद्री क्षेत्र की तरफ देख रहे हो, मानो किसी चीज का वेट कर रहे हो। जो कि मतलब इमोशंस ने इस दौरान उमड़ जाते उधर देख कर ही, क्योंकि पहली बार जब ये आया था मास्टर 7 के साथ यहाँ पर एनलाइटनमेंट हासिल करने के लिए, तो उसने 7 फिजिकल जो सोल्स थे घोस्ट टेम्परर माउंटेन के वो नहीं देख पाया। अब जब आता है ना तो वो सब चीज फील कर पा रहा था।
और इवन इसके अंदर में जो घोस्ट एम्परर का पैलेस था, उसमें एक हलचल सी होने लगती है और किन-किन अपना तेज़ी से उस तरफ बढ़ते चली जा रहा था। ज़ू के पीछे में घोस्ट एम्परर का जो प्रोजेक्शन था, एक प्रतिछाया होती है, वो प्रकट हो जाती है। अब कोई दूर से देखा ना तो 2 घोस्ट एम्परर माउंटेन दिखे, एक तो ओरिजिनल वाला, एक ज़ू का जो प्रोजेक्शन था। एक बड़ा, एक छोटा, एक रियल, दूसरा इल्यूज़नरी, मतलब हल्का-हल्का बस। और मानो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हो। घोस्ट एम्परर का जो रियल माउंटेन था ना, वहाँ से एक आवाज़ आती, एक थ्रेट के समान थी। घोस्ट एम्परर के कंधों पर जो 2 मेजर वंश थे, बड़ी एक अलग दुनिया थी मानो। वहाँ से एक 7 धाराओं वाला एक धुआँ निकलता है और लगभग सभी 300 मीटर मोटे थे। बेसिकली वो आसमान की ऊँचाइयों में चले जाते हैं और 7 अलग-अलग चेहरे दिखाई देने लगते हैं, जो कि ज़ू की तरफ देख रहे हैं। ये बेसिकली 7 फिजिकल सोल्स थे, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। देखो, अभी तो वैसे धूप था, लेकिन इन ऑराओज़ की वजह से ना ऐसा लगता है कि मानो एक बादल सा छा गया हो, एक अलग ऑरा प्रकट हो जाती है। और उसके बाद और भी ऐसे घोस्ट और क्रूज़ प्रकट होते जाते हैं। किन-किन इन चीज़ों को देखकर काफ़ी एक्साइटेड था। उसको था कि इनको खा के देखता हूँ क्या मज़ा आता है। इधर ज़ू बोलता है, देखो मैं पहले ही स्पिरिट ऑटोमेशन और हेवनली और अर्थली सोल से बात कर चुका हूँ, स्पिरिचुअल सोल से, और हर एक इमोशन में बार-बार, मतलब इन्फॉर्मेशन बार-बार रिपीट नहीं करना चाहता। मुझे मालूम है तुम लोग, पता है कि क्या चल रहा है। शाम के समय में मैं वेट करूँगा। सर्कुलेशन के बाहर में जो दूर में थोड़ा माउंटेन है, जो माउंटेन सी गेजिंग, वहाँ पर रिस्पेक्ट दिखाता है और निकल लेता है। वैसे तो ज़ू को आने की ज़रूरत भी नहीं थी यहाँ पर। देखो, ऐसे तो 3 स्पिरिचुअल सोल्स उनका एक अलग गैंग है और 7 फिजिकल सोल्स उनका अलग गैंग है। निकले तो घोस्ट एम्परर से ही है, तो पता तो सबको था, क्योंकि अगर स्पिरिट ऑटोमेशन ने बताया है तो ऑब्वियसली इनको भी पता होगा ही। लेकिन ज़ू जब पलट के जाने लगता है ना, एक जो चेहरा था बेसिकली वो घोस्ट एम्परर के जैसा दिखता था, जो 7 घोस्ट फेसेस थे या 7 फिजिकल सोल्स, जो कि इन 7 फिजिकल सोल्स में नंबर 1 रैंकिंग पर था पावर लेवल में। उसकी आवाज़ एकदम बिजली के समान गरजती कि मैं तुम्हारे हेवनली डाओ को देखना चाहता हूँ। ज़ू रुक जाता है, पलटता है, हाथ को लहराता है। आसमान में जो बादल थे ना, वो मानो समुद्र के समान हो गए हैं और एक ब्लू ग्रीन ड्रैगन प्रकट होता है, जो उनमें तैरना शुरू कर देता है। बेसिकली ऑब्वियसली हेवनली डाओ की ओर आती। सातों फिजिकल सोल्स देखते हैं और एक सन्नाटा सा छा जाता है। ज़ू उसके बाद ब्लू ड्रैगन को वापस बुला लेता है और फिर निकल लेता है। दिन गुजर जाता है और शाम का समय आ चुका था और एक लाल धूप वाला शाम नहीं था, ये थोड़ा येलोविश कलर दिख रहा था। और ज़ू वहीं पर पहाड़ी क्षेत्र पर, जहाँ उसने बोला था 8 से कोलिशन के थोड़ी दूरी पर, वहीं वेट कर रहा था। राइट में उसके 8 से कोलिशन था, जहाँ पर बहुत सारे डिफेंसिव शील्ड वगैरह लगे हुए थे। अगर फॉरबिडन बाय द ज़ॉम्बी को ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाए तो सेक्ट को लॉक तो कर पाएंगे। और सामने में दूसरी तरफ ऑब्वियसली वो प्रतिबंधित समुद्री क्षेत्र था, जो काले रंग का था। ऑब्वियसली लहरें यहाँ पर चट्टानों से टकरा रही थी, एक अलग आवाज आ रहा था। जो देख रहा था और बोल रहा था फॉरबिडन बाय द ज़ॉम्बी उस तरफ है। ये वेट करता है, समय बीतता है, अंधकार होने लगता है। अभी दूर में एक बड़ा सा फिगर दिखाई देता है और एक विशियस ऑरा प्रकट होती है। बेसिकली वो सन स्लॉटर था और वो अकेला नहीं था, उसके साथ में एक थोड़ा बौना खोपड़ी दिखता है, ऐसा कुछ तो ऑरा लगी थी। ब्लैक रोब पहन के रखा था, तगड़े आईब्रोज से एकदम ऊंचे चिंकी टाइप में, और उसके आसपास ब्लैक क्लाउड की ऑरा थी। बेसिकली वो सन स्लॉटर के ऊपर खड़ा था, बताता था भाई कि वो ज्यादा पावरफुल है। वो था ऑगस्ट स्पिरिट स्पोरलाइट, और स्पोरलाइट बोलता बस ये आखिरी बार या एक बार ही हम मदद कर रहे हैं। और थोड़े समय में 7 चेहरे भी वो प्रकट हो जाते हैं। वो जोकिंग की तरफ देख रहे थे, उनका भी सेम था कि बस ये हम एक ही बार मदद करने वाले हैं। वो भी बोलता ठीक है, अब डील तो इसकी हो चुकी थी, फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं थी। जितने भी देखो ये सातों फिजिकल सोल थे ना, ये सभी वॉइड रिटर्निंग के फर्स्ट स्टेज में थे। 7 में से 6 बोल सकते हो। जो सबसे ऊपर था, जो कि घोस्ट एम्परर के जैसा दिखता था, वो सेकंड स्टेज में था। अब बात करते हैं जो ऑगस्ट स्पिरिट सन स्लॉटर था, जैसे कि अर्थली स्पिरिचुअल सोल भी कहा जाता है, वो सेकंड स्टेज के प्रोजेक्शंस में था। स्पोरलाइट जो कि हेवनली सोल था, उसको तो जोकिंग एक्सेस भी नहीं कर पा रहा था कि कितना पावर लेवल होगा। ऑब्वियसली भाई तीनों स्पिरिचुअल सोल और सातों फिजिकल सोल का एक तरह से वो लीडर था, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो होगा ही। और वो अकेले नहीं आए थे, उनके साथ में और भी जो डाउस ऑपरेसिंग माउंटेन के घोस्ट एविल्स वगैरह थे, सब आए हुए थे, ग्रूज वगैरह। और जो के साथ में किंग भी था, तो पावर लेवल कितना जो ने इकट्ठा कर लिया था, वो भी टॉप लेवल के भाई, वर्ल्ड रिटर्निंग आप समझ सकते हो। और स्पोरलाइट यानी कि हेवनली सोल हम उसको बोलेंगे, उसको वो तो सन स्लॉटर के ऊपर ही खड़ा था, अर्थली सोल के। उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं था, भाव नहीं था, और बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है। सातों चेहरे भी फॉलो करते हैं उन्हें। रात का समय था, फॉरबिडन सी वैसे भी डार्किश कलर का था, ब्लैक वाटर था उसका, तो भाई देखना तो वैसे भी मुश्किल था। हालांकि ज़ू को तो पता ही था क्या पर कहाँ कैसे। फॉरबिडन बाय द ज़ॉम्बी की वजह से जो फॉरबिडन सी था और ज्यादा, मतलब उसका पानी जो था पॉल्यूटेड हो चुका था, करप्शन से भर चुका था। एक डायरेक्शन में जो देखता थोड़ा समुद्री क्षेत्र में जाने की बात कि हमें इस तरफ जाना है। जैसे जैसे आगे बढ़ते ना, वहाँ पर समुद्र का कलर थोड़ा बदल रहा था, थोड़ा गोल्ड लाइट जैसा कुछ ऐसे दिखाई देता है फॉरबिडन बाय द ज़ॉम्बी के। जैसे जैसे ये करीब पहुंचते हैं और गोल्डिश और ऐसे दिखाई देती है। बेसिकली वो मैजिकल टेक्निक्स, सूत्रास, इन सब के साउंड की वजह से वहां पर वैसी ऑरा दिखाई दे रही थी। एक मंत्र का उच्चारण सुनाई दे रहा था कि एक पर्सन अगर डाउ में फेल हो गया,
लेकिन डाओ उस पर्सन को फेल नहीं कर सकता। एक इंसान अपनी ज़िंदगी को खो सकता है, लेकिन ज़िंदगी कभी डाओ को लूज़ नहीं कर सकता। मतलब ऐसा मंत्र का उच्चारण था। इधर फिज़िकल और स्पिरिचुअल सोल्स समुद्र की तरफ एक अलग नज़र से देख रहे थे। जो फॉरबिडन बाय द ज़ॉम्बी था ना, वो दूर से अगर ऊपर से देखो तो एक गोल्डन फेस की तरह दिखाई दे रहा था। पूरा जो क्षेत्र था, चेहरे के समान दिखाई देता था। और वो जो फेस था ना, बेसिकली मतलब समझ लो कि फॉरबिडन बाय द ज़ॉम्बी क्षेत्र में था, जो कि लगभग फॉरबिडन बाय द ज़ॉम्बी को कवर कर रहा था और मानो अपनी आँखों को खोलने को देख रहा था, जितना ज़ोकिंग सेंस कर पा रहा था। इस चेहरे में और गॉड के ऑरा में बहुत डिफरेंस होता है। ये गोल्डन फेस गॉड तो नहीं था, लेकिन इतना समझ में आ रहा था कि गॉड के ऑरा से इसे बनाया गया है। और अभी तक ये फ्री नहीं हो पाया था, क्योंकि 999 यानी 999 ब्लड थ्रेड्स, खून से बने धागे उसे बांध के रखे हुए थे, जैसा कि अलग अलग कल्टीवेटर्स अलग अलग सेक्ट के पकड़ के रखे। और इनमें जोकिंग फैमिलियर फेसेस को देखता है। लगभग यहाँ पर शायद से 20 लाख कल्टीवेटर इकट्ठा थे, अलग अलग प्रजातियों से, अलग अलग सेक्ट से, और अपने अपने सेक्ट के हिसाब से मंत्र उच्चारण या उनका जो भी होता है, ये यांग फिल्म काना ढिमकाना सब वो अपना करते हुए जा रहे थे। एक साथ बोल रहे थे भाई, अगर बहुत सारे तो एक अलग आवाज, एक अलग गूंज हो जाती है चारों तरफ, क्योंकि एक साउंड से रेजोनेंस प्रकट होता है, राइट। तो उससे एक आसमान में भी ना हेवनली थंडर वगैरह मतलब गरजने लग रहे थे। तो इवन फिजिकल सोल्स और स्पिरिचुअल सोल्स हिल जाते हैं। इवन जोकिंग भी सरप्राइज था। और दो पावरफुल ऑरा प्रेजेंट थे यहाँ पर, एक आसमान में और एक सरफेस पे। ऊपर से 26 टैबू ट्रेजर्स यूज किए जा रहे थे। टॉप लेवल पे एक एंशिएंट ब्रॉन्ज कलर का बेसिकली टैबू ट्रेजर दिख रहा था, जो कि शायद स्ट्रॉन्गेस्ट था, जो कि था सुप्रीम आर्बिटर इमोर्टल सोसाइटी। उसके जस्ट नीचे में बेल टाइप में कुछ ऑरास दिख रही थी, वो थोड़े से वीक टैबू ट्रेजर थे। एक तो आर्म्स वगैरह के जैसा दिख रहा था, हाथों की तरह ग्रीन स्फीयर के जैसा ऑरा दिख रही थी। और वहीं पर ब्लड आइज का भी जायंट मिरर था, मतलब उनका ट्रेजर के नीचे थोड़े और वीकर ट्रेजर्स थे। एट से कोलिशन वगैरह से जो भी बाकी रिलेटेड थे। फिर सुप्रीम आर्बिटर्स सोसाइटी के पास और भी थे, चर्च ऑफ डिपार्चर वाले थे। फॉर्मेशंस वगैरह भी बनाए गए थे टैबू ट्रेजर्स के द्वारा, जो ऑब्वियसली स्वॉर्ड से कोर्ट वगैरह के थे, जो कि ये नियांग वाली फॉर्मेशन को भी कंट्रोल कर रहे थे। वाटर के सरफेस के आसपास देखो ना, तो 80 के आसपास वॉइड रिटर्निंग कल्टीवेटर्स दिखाई दे रहे थे, क्रॉस लेग बैठे हुए थे। मेड से कोलिशन के भी मास्टर्स वगैरह थे, आर्बिटर सोसाइटी के, चर्च ऑफ डिपार्चर के, और अलग अलग प्रजातियों के पैट्रियार्च वगैरह यहाँ पर थे, जो कि स्वॉर्ड से कोड का लीड फॉलो कर रहे थे, मतलब जैसा फॉलो करा रहे थे। और जोकिंग भी देख रहा था स्वॉर्ड से कोड के जो यहाँ पर थे लोग वर्ल्ड रिटर्निंग में, ये उन्हें पहचानता भी था, स्पेशली ग्रैंड एल्डर, जो कि अपनी ऑरा से 10% भाई ये फॉर्मेशन को चार्ज कर दे रहे थे। और अगस्ट स्पिरिट, नीदर स्पिरिट, जिसको कि वो लोग पकड़ के उस समय ले गए थे, वो उनके बाजू में था ही, लेकिन उसका एक्सप्रेशन काफ़ी मतलब सीरियस था। वो कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि उसे मदद करना पड़ रहा था। ब्लड स्मेल्टर, मास्टर 7, प्लम डार्क, सभी लोग यहाँ पर थे। लगता मास्टर 7 ने थोड़ा समय पहले ही ब्रेक थ्रू फील किया था। का फॉर्मेशन में जो जगह भी था, वो दिखाता था कि वो ब्लड स्मेल्टर से भी ऊपर जा चुके हैं। महीनों से ये लोग फॉरबिडन बाय ज़ॉम्बी को सप्रेस कर रहे थे, और लगभग अब चीज़ों को कंट्रोल में कर चुके थे। अब जू पहुंचता है तो बहुत सारे लोगों का ध्यान आता है इसकी तरफ, तब बहुत सारे डिवाइन पेल उसको स्कैन से मार लेती हैं। बहुत सारे पैट्रियार्च जो कि ये फॉर्मेशन में बैठे हुए थे, आंखें खोलते हैं। मास्टर 7, ब्लड स्मेल्टर, प्लम डार्क, सभी जू की तरफ देखते हैं। बाकी तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं, स्पेशली ब्लड स्मेल्टर और प्लम डार्क। मास्टर 7 थोड़े विचारों में थे। इवन जब स्वॉर्ड से कोर्ट के ग्रैंड एल्डर देखते हैं, जोकिंग, किन किन, फिर हेवनली अर्थली सोल, 7 फिजिकल सोल्स, तो उनकी आंखों में एक चमक आ जाता है। और वो सरप्राइज ज़्यादा नहीं होते हैं, वो जोकिंग से मानो ये उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि जोकिंग जैसे ही एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर आया था, ऑब्वियसली उन्हें पता तो चली गया था। उसने मैसेज भी भेजा था ग्रैंड एल्डर को अपने प्लान के बारे में, जब वो आ रहा था। ग्रैंड एल्डर ने अप्रूव भी किया था, उसके बाद ही आगे बढ़ा था। ये प्लान काफी डेंजरस था ना भाई, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अगर वो धोखा दे दिए बीच में, तो यहाँ पर आके ये नहीं पर अटैक करते हैं, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पर आके उन्हें रिस्पेक्ट दिखाता है, और सीनियर किन किन भी इसमें हमारी मदद करेंगे, मतलब बताता है। किन किन भी अपना गाँव वाली आवाज निकाल के बोलता है हाँ भाई। जो फिर मास्टर 7 की तरफ देखता है और पैट्रियार्च की तरफ, उन्हें रिस्पेक्ट दिखाता है। लमडाक की तरफ देखता है, जो उसकी तरफ देख करके स्माइल करती है। मास्टर 7 इस दौरान अपनी दाढ़ी थोड़ा खुजाते हैं। ब्लड स्मेल्टर मानो उनकी आंखें नाच रही हो, लेकिन अभी वो कितना ही खुश हो सकते थे, काम में मशगूल थे। और ग्रैंड एल्डर समय वेस्ट नहीं करना चाहते थे। बोलते हैं जोकिंग ने कोस्टेम्पर माउंटेन को रिवील करो। जो तुरंत हमेशा हिलाता है, टालिस्मैन को एक्टिवेट करता है। बेसिकली डिमोनाइजेशन टालिस्मैन से के थ्रू ही ये अपने कोस्टेम्पर माउंटेन को बाहर निकाल पाता था, मतलब उसकी छवि बना पाता था। और अब पहले से भी ज्यादा फियर्स थी। जो घोस्ट टेम्पलर की चेहरा दिखता था ना, वो जोकिंग के जैसा दिखता था। घोस्ट टेम्पलर जैसे ही प्रकट होते 20 लाख कल्टीवेटर्स यहाँ पर जो भी थे अचंभित हो जाते हैं। सभी को पता तो था ही ना भाई, यही कहते थे कि घोस्ट टेम्पलर माउंटेन कौन है, घोस्ट टेम्पलर कौन है। सबसे ज्यादा अगर कोई शॉक था तो मास्टर 7 थे। वो क्या देख रहे हैं। फिर उन्हें याद आता है कि जू क्या कर रहा था उस समय। उन्होंने बहुत सारी चीजें जू को समझाई थी, थ्योरेटिकल नॉलेज दिया था, लेकिन जू इस लेवल पे सफल होगा उनको लगा नहीं था इतना जल्दी। वो भी इस दौरान ग्रैंड एल्डर पहुंचते हैं, स्पोर लाइट, सन स्लॉटर और सातों फिजिकल सोल्स, फेलो टाविस्ट। मुझे मालूम है आप लोगों का डील किया हुआ है जोकिंग के साथ,
तो मैं भी बोलता हूँ आप अगले स्टेप का वेट कर सकते हो या आप लोग इस एक बार हमारी हेल्प कर रहे हो। तो ये जो घोस्ट माउंटेन है जो ज़ू ने प्रकट किया इल्यूजनरी है, इसके साथ आप सभी लोग फ्यूज़ हो जाइए। उसके बाद एक्शन लीजिए और सभी प्रजातियों को भी बोलता है कि घोस्ट एम्परर माउंटेन में सभी लोग अपनी ऑरा भेजो और सीनियर किंग आप भी अपने लाइफ एसेंस से गॉड लाइट बनाओ। हम चाहते हैं कि जो ये घोस्ट एम्परर प्रोजेक्शन है ना पूरा दिन टिक जाए। ज़ू भी एकदम चौकस हो जाता है। मास्टर सेवंथ इसकी तरफ ऐसा हाँ में सरे जाते हैं, ज़ू समझ जाते हैं। इस दौरान सन स्लॉटर कुछ कहता नहीं है, स्पोर लाइट ग्रैंड एल्डर की तरफ देखता है और उसके बाद एक एक करके सभी फ्यूज होने लगते हैं। जब से सबसे पहले जैसे स्पोर लाइट जाता है, फिर सन स्लॉटर और उसके बाद जो अपनी नीदर स्पिरिट थी, फिर सातों फिजिकल सोल्स एक एक करके फ्यूज होना शुरू करते हैं। घोस्ट एम्परर जो होता है ना उसकी जो छवि थी एकदम क्लियर बनने लगती है सॉलिड फॉर्म में। घोस्ट एम्परर खुद आ गए हूँ। बहुत सारे छोटे छोटे वर्ल्ड एक दूसरे में मर्ज होने शुरू हो जाते हैं। खतरनाक ऑरा बन रहा था, बेसिकली क्लोज जाने लगता है स्मोल्डरिंग गॉड के। मानो समुद्र भी उसके सामने नतमस्तक हो। ये ऑरा इतना पावरफुल था भाई। ऑब्वियसली इस समय देखोगे तो एम्पर रिसीविंग प्रीफेक्चर में जितना मैंने पढ़ा या जितना अभी तक हमने देखा है, स्मोल्डरिंग गॉड लेवल पे हमें कोई नहीं दिखा। इवन सीसिलिंग काउंटी में शायद गवर्नर हाफ स्टेप स्मोल्डरिंग गॉड लेवल पे थे, वो भी पूरी तरह से नहीं पहुंचे थे। वो जो गोल्डन फेस था जो कि बहुत स्ट्रगल कर रहा था, वो एक खतरनाक थ्रेट फील करता है, उसकी आंखें खुल जाती। बेसिकली वो भी ऑब्वियसली स्मोल्डरिंग गॉड लेवल के हाफ स्टेप में था या किस लेवल में था क्लियर तो नहीं हमें। लेकिन इस दौरान तक ग्रैंड एल्डर ने बेसिकली जो नीदर स्पिरिट थी उसको अभी तक मर्ज नहीं करवाया था सुकिंग के साथ, और किन किन का गॉड लाइट उसे सपोर्ट कर रहा था। नहीं तो वो गॉड फेस मतलब घोस्ट एम्परर फेस ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। और ग्रैंड एल्डर बोलते हैं घोस्ट एम्परर एक अटैक से फॉरबिडन बाय द ज़ॉम्बी को क्रश कर दो। घोस्ट एम्परर की जो हो रहा थी ना, ऐसा वो कितना देर तक कंट्रोल पाएगा, ऐसा लग रहा था कि वो कोलैप्स कर जाएगा। इस लेवल का पावर भाई आप समझ रहे हो, हाफ स्टेप स्मोल्डरिंग गॉड लेवल पे था अभी जोकिंग। और तुरंत एक हैंड घोस्ट एम्परर का आगे बढ़ता है। खतरनाक हो रही थी, मानो उसके अंदर हेवेंस का माइट हो। पूरा फॉरबिडन सी के आसपास का जो पानी था ना वो एक्सप्लोड कर जाता है, उसकी लहरें उठने लगती है और आप प्रकट होते ही गोल्डन फेस जो फिर भी फाइट बैक करता, उसकी आंखें खुली हुई थी, मुंह भी खुला हुआ था, मानो वो फ्रस्ट्रेशन में था। नेट ने वैसे भी उसको सील करके रखा था इतने सारे कल्टीवेटर्स के, ज्यादा कुछ करना ही पड़ता है, कर नहीं पाता है और धंसने लगता है जमीन के अंदर। सीलिंग वैसे भी देखो काम कर जाता, लेकिन समय ज्यादा लग रहा था। अब एक पाम अटैक स्मोल्डरिंग गॉड लेवल हाफ स्टेप काम कर जाता है, प्रोसेस को बेसिकली फास्ट कर देता है। लेकिन फिर भी देखो यार, हाफ स्टेप का भी पावर काफी नहीं था एक ज़ॉम्बी इतना पावरफुल को सील करने के लिए। गोल्डन फेस धीरे धीरे डूबने लगता है क्योंकि इतने लोग इस समय इसके साथ पावर यूज कर रहे थे घोस्ट एम्परर माउंटेन के साथ। घोस्ट एम्परर का जो आंखें थी उसमें कुछ तो दिख नहीं रहा था, जो जोकिंग ने ऑरा बनाई थी वो इस डूबते हुए चेहरे की तरफ देखता है कुछ कहने के लिए। बट फिर उसके बाद घोस्ट एम्परर क्रम्बल कर जाते हैं और वो ऑरा गायब हो जाती है, मतलब कुछ कह नहीं पाते। आसमान से बारिश होने लगती है और उसके बाद वो जो 9 बीम्स ऑफ लाइट थे, यानी कि हेवनली और अर्थली सोल्स, फिजिकल सोल्स सभी प्रकट हो जाते हैं। उनके अंदर एक फ्लक्चुएशन होता है इमोशनल, ये दोबारा तो नहीं होने वाला, तो उन्हें भी पता है क्योंकि जो ये संभाल नहीं पा सकता था, वो तो किन किन का गॉड लाइट उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। इतने सारे लोगों ने मिल करके वो पावर कंट्रोल कराया था जोकिंग को। तो फिलहाल ये जो प्रॉब्लम था फॉरबिडन बाय द ज़ॉम्बी का टेम्पररी रूप से खत्म हो गया था, क्योंकि देखो कोई भी फॉरबिडन ग्राउंड्स को, प्रतिबंधित मैदान को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता। एक ही तरीका था पुराने समय से, उस एरिया को सील कर दो। और डाउट तो सभी को था, डाउट क्या यकीन था कि ये सब प्रॉब्लम्स होलीटाइड्स वालों ने कराया था ताकि वो लोग वहाँ का बैटल यानी सीसीलिंग काउंटी का जीत पाए, क्योंकि यहाँ के लोग यहाँ पर बिजी रहेंगे इंसान वगैरह, तो वहाँ सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उन्होंने क्या कराया था ना कि यहाँ पर एक एंशिएंट ब्रॉन्ज डोर था, मतलब कांसे का दरवाजा, उसको फोर्सफुली खोलवा दिया था, क्रैक करवा दिया, जिसकी वजह से अंदर जो भी था उसके किसी को नहीं पता। एम्परर ज़ॉम्बी जो यहाँ घूमता था उसको डिवोर कर लिया था उस दरवाजे की ऑरा ने जो उसके अंदर में था। लेकिन देखो इससे से ज़ूकिंग को बहुत फायदा होता है। घोस्ट एम्परर से इसका कनेक्शन था प्रोटेक्शन के साथ, छवि के साथ। उसके माइंड पर जो इतना प्रेशर आता है कहीं ना कहीं इसके माइंड को ये और स्ट्रॉन्ग करता है वो ऑरा। सेंसेस इसके काफी शार्प हो जाते हैं, क्योंकि जब कोई बंदा हाफ स्टेप स्मोल्डरिंग गॉड लेवल पे हो तो कितनी दूर तक सेंस कर सकता है आप समझ सकते हो। तो जू समझ तो जाता है वो प्रोसेस काम कैसे करता है, तो बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व कर पाता है उस समय जो ये अपने लेवल से नहीं कर सकता है। क्योंकि अब अगर ये फ्यूचर में किसी से बैटल करेगा जो उससे ज्यादा स्ट्रांग हो तो उसका मेंटल सेट अलग लेवल पे हो। अब जो देखता है आसमान की ऊंचाई होती है, क्योंकि ग्रैंड एल्डर्स और सभी लोग अब धीरे धीरे उठ रहे थे, फॉर्मेशन रिलीज कर रहे थे क्योंकि काम तो हो चुका था। और जू को समझ में आ रहा था ग्रैंड एल्डर की वजह से इसको बहुत फायदा हुआ, तो उन्हें फिर से रेस्पेक्ट दिखाता है। ग्रैंड एल्डर स्माइल करते हैं, काफी थके हुए थे लेकिन काफी खुश थे। बर्ड स्मेल्टर भी काफी खुश थे, मास्टर सेवन भी काफी खुश थे। प्लम डॉग की आंखों में एक इमोशन था, पूरी तरह से जू पर वो फोकस थी। पर तभी एक आवाज आती गाँव वाली,
तो सभी लोगों का ध्यान किन-किन पर जाता है कि भाई मतलब मैंने अभी काम किया है, सभी लोग इस दौरान ग्रैंड एल्डर से लेके सभी लोग सीनियर को थैंक्स बोलते हैं, सीनियर किंग-किन को। जितने भी वॉइड रिटर्निंग एक्सपर्ट्स थे या तो 20 लाख कल्टीवेटर्स, किनको लगता है यार चलो कुछ तो हुआ। अब इस दौरान स्पोरलाइट से लेके सभी ग्रैंड एल्डर फिर तो किंग की तरफ देते हैं कि अब हमने हमारा काम कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। ज़ू भी एकदम सीरियसली होके हाँ में सर हिलाता है। फिर स्पोरलाइट यहाँ से गायब हो जाता है। सनस्लॉटर और बाकी सातों फिजिकल सोल्स धुएं के समान यहाँ से गायब हो चुके थे। लेकिन कोई इनमें से नीदर स्पिरिट की तरफ देखता भी नहीं है, जो कि ग्रैंड एल्डर के बाजू में थी। मतलब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था कि अगर स्वॉर्ड से स्कोट उसे छोड़ता है, नहीं छोड़ता है। नीदर स्पिरिट को ये बुरा तो लगता है। अब देखो सभी जा चुके थे, मतलब वो जो फिजिकल सोल और स्पिरिचुअल सोल्स थे। यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह का काम हो जाता है। ग्रैंड एल्डर ज़ू से मिलते हैं और बाकी वर्ड रिटर्निंग पैट्रियार्च वगैरह से। और एक पैट्रियार्च ऑब्वियसली 8 से कोलिशन के ही थे अपने। ज़ू की तरफ वो अलग तरह से देखते हैं, मतलब एक रिस्पेक्ट की नज़र से। ग्रैंड एल्डर पूछते हैं ज़ू अब तुम्हारा प्लान क्या है, मतलब क्या करने वाले हो? बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ध्यान ज़ू पर जाता है कि और वो भी सोचो वॉइड रिटर्निंग लेवल्स के। ज़ू बोलता है कि नॉर्दर्न और जो वेस्टर्न फ्रंट है सिसिलियन काउंटी का, वहाँ पर सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। टैबू ट्रेजर का पावर भी वीक पड़ते जा रहा है। फ्रंट लाइन डेंजर में पैलेस लॉर्ड कॉन्ग, उन्होंने अपना धार्मिक डिग्री का मुझे पावर दिया हुआ है कि मैं ही चीज़ों को कमांड कर सकता हूँ फिलहाल। मेरा वही काम है, रिसोर्सेज इकट्ठा करना, ट्रूप्स इकट्ठा करना और बैटल फ्रंट पे भेजना, सप्लाईज वगैरह सब चीज़ का ध्यान रखना। तो मेरा ध्यान इसलिए यहाँ पर आया था इनजस्टिस प्रीफेक्चर और एम्पर रिसीविंग प्रीफेक्चर की तरफ। तो जो ग्रैंड एल्डर की तरफ देखता है, ग्रैंड एल्डर बोलते हैं बिल्कुल। आप लोग सभी क्या सोचते हैं? ब्लड स्मेल्टर बोलते हैं बिल्कुल हम फाइट करेंगे। मास्टर सेवेंथ ऑब्वियसली हाँ में सर हिलाते हैं। प्लम डार्क ज़ू की तरफ देखती है कि हाँ डार्क सेरेनिटी भी सेक्ट भी इस बैटल में भाग लेगा। बाकी जो 8 कोलिशन के पैट्रियार्च थे और अलग पैट्रियार्च वगैरह वो भी थोड़ी देर सोचते हैं और हाँ में सर हिला देते हैं। और प्रेसिडेंट जो थे 8 कोलिशन के, वो ज़ू की तरफ एक अलग स्माइल देते हैं। तो तुम हमारे डाओ चाइल्ड हो, ऑब्वियसली हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, इंसानों को सपोर्ट करेंगे क्योंकि भाई हम भी इंसान हैं। ग्रैंड एल्डर बाकी लोगों की तरफ भी देखते हैं, जैसे कि इमॉर्टल सोसाइटी, चर्च ऑफ डिपार्चर वगैरह की तरफ। जैसे इमॉर्टल सोसाइटी के पास 10 वॉइड रिटर्निंग कल्टीवेटर्स हैं और थोड़ी देर बाद सभी लोग मान जाते हैं। तो उसके बाद ग्रैंड एल्डर बोलते हैं बिल्कुल सेक्रेटरी जनरल ज़ू, आप हमें पैलेस लॉर्ड कॉन्ग की तरह से ऑर्डर दे सकते हो। ज़ू सीरियस हो जाता है, कमांड मेडेलियन को उठाता है और फिर एक गहरी आवाज में बोलता है कि मैं यहाँ पर एम्पर रिसीविंग प्रीफेक्चर्स में जितने भी संस्थान है सभी को कमांड करता हूँ एज अ स्वॉर्ड सेज। सभी लोग इनजस्टिस प्रीफेक्चर की तरफ बढ़े, वहां पे जो फॉरबिडन बाय द गवर्नमेंट में जो चल रही है कांड उसको शांत करें। उसके बाद हमारा कंबाइंड फोर्स यानी दोनों प्रीफेक्चर्स का वेस्टर्न फ्रंट पे आगे बढ़ सकता है। ग्रैंड एल्डर बोलते हैं बिल्कुल पैलेस लॉर्ड के सभी आदेशों का पालन किया जाएगा। इस दौरान 2 घंटे बीत जाते हैं और स्वॉर्ड सेज कोर्ट के जो अपने ग्रैंड एल्डर थे और उनकी आर्मी पूरी इकट्ठा हो चुकी थी। अब देखो अलग अलग प्रजाति के जो लोग थे फॉरबिडन बाय द मतलब अपने एम्पर रिसीविंग प्रीफेक्चर के, वो इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं थे। वो लोग निकल जाते हैं ऑब्वियसली। स्वॉर्ड सेज वाले भी उन्हें कुछ बोलते नहीं भाई, ये लोग अलग प्रीफेक्चर के वहाँ क्यों जाएंगे, सही भी है। यहाँ पर कुछ लोगों को जो यहाँ पर रहने के लिए कहते हैं, ये वो मास्टर सेवेंथ और प्लम डार्क थे। फॉरबिडन बाय द ज़ॉम्बी में जो थोड़ी बहुत चीजें क्लीन अप करनी है, जो समझ जाता है ग्रैंड एल्डर शायद इसकी वजह से ये की होंगे, तो जो भी मान जाता है, कुछ कमेंट नहीं करता। और सेवन ब्लड आइज की तरफ से सर ब्लड स्मेल्टर वॉर को लीड कर रहे थे और इनके जो भी टैबू ट्रेजर्स वगैरह थे, जितना भी ये लोग यहाँ से ले जा सकते थे, सब ले करके आगे बढ़ जाते हैं इनजस्टिस प्रीफेक्चर की तरफ। मतलब दूर से अगर कोई देखे ना 10,000 से ज्यादा फ्लाइंग शिप्स वगैरह दिख रहे थे, खतरनाक मैजिकल शिप्स वगैरह जो कि अब बढ़ रहे थे इनजस्टिस प्रीफेक्चर की तरफ। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनालकेमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।